कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का होगा और इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ में ना लेकर चलना। और ये जो घमंड दिखाया है कांग्रेस ने, ये घमंड कांग्रेस को भारी पड़ेगा। स्वागत है दोस्तों, भारत एक सोच आप अपना चैनल देख रहे हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि 4 राज्यों के जो कल रिजल्ट आ रहे हैं उसको लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि 3 राज्यों में घूम कर आए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं। वो हैं भरत यादव, पत्रकार हमारे साथ। भरत, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। लेकिन ना, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कहाँ कहाँ गए और वहां पर क्या क्या देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग की क्या देखने को मिला? जी अनुज जी, मैं राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया और तेलंगाना गया। इन तीनों राज्यों में कम से कम तो 8-8, 10-10 जिले हम घूमे। और घूमने के बाद मध्य प्रदेश का जो अनुभव रहा, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए? मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि सीट फंसी हुई है। मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, कांटे का फंसा हुआ है। और इस वजह से और फंस गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन है उसमें थोड़ी धोखेबाजी करी। 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है अनुज जी। और 71 सीटों पर आप ये मान लीजिए, अगर 800-800, 700-700, हजार भी वोट काटेंगे, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं काटेगी कांग्रेस के वोट, वहाँ बसपा भी है, वहाँ आम आदमी पार्टी भी है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। तो अगर कांग्रेस के वोटरों में इतनी सेंध है तो कांग्रेस अगर वहाँ पर ऊंच नीच होती है कहीं पर तो कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा। ये तो हम लोगों ने वहाँ अखिलेश यादव खेल करेंगे। अखिलेश यादव खेल कर सकते हैं। अखिलेश यादव, अभी एक और खबर आई है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने, मैं देख रहा था कि आपके चैनल के ऊपर एक स्टोरी है जिसमें वो अपना दफ्तर खोलने के लिए कुछ प्लॉट उन्होंने खरीदा है। चलिए अब आ जाते हैं विधानसभा चुनाव पे, पूरा आ जाते हैं कि वहां पर कौन आ रहा है, कांग्रेस आ रही है या फिर बीजेपी आ रही है, एज किसको है? मध्य प्रदेश में देखिए, जब तक घूम रहे थे, टहल रहे थे, ये जो रीजन है जहाँ पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, चंबल का रीजन, ग्वालियर का रीजन, इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट लगता हुआ दिख रहा है। और इसी डेंट की वजह से कांग्रेस का एज बताया जा रहा था। पहले आपने देखा था कांग्रेस आ रही है, क्योंकि ये मैसेज कन्वे करने में कांग्रेस कामयाब हो गई थी कि सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बगावत की है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सिंधिया के खिलाफ है, गुस्सा सिंधिया के खिलाफ है। तो फिर गुस्सा जहां पर सिंधिया गए हैं उस पार्टी के भी सिंपैथी मिली कांग्रेस पार्टी को, उस पार्टी के भी खिलाफ है। तो कांग्रेस के पक्ष में सिंपैथी यहाँ पर जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो देखने में आया कि इस रीजन से के बाद जब आप नीचे उतरते हैं, शिवपुरी से और आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी तक तो इनका प्रभुत्व है महाराज जी का। इसके नीचे जब आप उतरते हैं तब भारतीय जनता पार्टी खेल करती हुई दिखाई देती है। अलग अलग रीजन्स में खेल करती हुई दिखाई देती है। वो खेल सिर्फ एक ही योजना के ऊपर है जो शिवराज सिंह चौहान ने चलाई है, जिसका नाम लाडली बहन योजना है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही चालाकी से चुनाव के दौरान भी ये बात कही कि जब चुनाव चल रहे होंगे तब हम एक किश्त डाल देंगे लाडली बहन की, और उससे पहले तो हम डाल ही रहे हैं। एक बात कही जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। वो बात ये रही कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अभी मिल रहे हैं आपको लगभग 1100-1200, शायद मेरे ख्याल से लाडली बहन में, उसको बढ़ाकर हम 1400 करेंगे, 1800 करेंगे, 2000 करेंगे, 2200 करेंगे, फिर हम 2500 करेंगे, 2800 करेंगे, फिर कितने करेंगे? 3000। ये एग्जैक्ट वर्ड शिवराज सिंह चौहान के हैं। तो महिलाएं ये देख रही हैं कि अगर वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाती हैं तो मे भी उनको 3000 रुपया जो है लाडली बहन योजना का मिल सकता है। लेकिन इसके उलट जो सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार आ रही है। यही कहने जा रहा था कि एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे जा रही है और बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। नहीं अनुज जी, इसमें भी अंदर पेच है। इसमें पेच अंदर ये है कि एक व्यक्ति एक्सिस माई इंडिया, जिनका सर्वे है, जो आज तक के साथ सर्वे करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आरएसएस का है, कई पीढ़ियों का बैकग्राउंड आरएसएस का है। तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही सर्वे में है जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक्सेस माई इंडिया यानी आज तक वाला सर्वे, और दूसरा सर्वे है चाणक्य का सर्वे। चाणक्य का सर्वे बहुत बार सही साबित हुआ है, बहुत बार सही साबित हुआ है। 151 सीट, हाँ, 151 सीटें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। तो कांग्रेसी ये अनुमान लगा रहे हैं कि
एक्सेस माई इंडिया का सर्वे करने वाला आरएसएस का आदमी है तो इसलिए बीजेपी को जिता दिया है। लेकिन जब बात चाणक्य पर आती है तब फंस जाते हैं कि चाणक्य क्यों कर रहा है। लेकिन इसके बाद खुश होने का मौका उनको यहाँ पर और मिल जाता है कि 3 सर्वे कांग्रेस को जिता रहे हैं और 2 सर्वे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चलता है भास्कर का सर्वे भी कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है मध्य प्रदेश में। अब इन टुडेज चाणक्य और इंडिया टुडे 2 सर्वे हैं भाजपा की तरफ। तो और नहीं, एक बात और, मैं आ रहा हूँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि ये बताओ कि किधर जा रहा है मामला। नहीं, मैं तो सीधे एक बात पूछूंगा, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में लग रहा है कि बन सकते हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री, जितना हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर घूमा। लेकिन पोल कुछ और कह रहे हैं। अब पोल चलिए, क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। कट टू बीजेपी। अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो शिवराज मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? नहीं, शिवराज मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि शिवराज की बॉडी लैंग्वेज से ये देखा जा रहा है। आज ही शिवराज सिंह चौहान से बात पूछी गई कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कहकर और कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह से मीटिंग कर ली। अमित शाह से मीटिंग कर ली। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग मध्य प्रदेश में ही थे उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास से अपना जो दूसरा आवास एक बनाया है, कुछ ही दूरी पर है, उस आवास की धुलाई पुताई रंगाई शुरू कर दी थी और कहा जा रहा था कि सामान शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट हो गया है कि नहीं हो गया है भगवान जाने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपना इंतजाम पूरा कर लिया। कुल मिला के अपनी विदाई खुद ही तय कर ली, अपनी विदाई तय कर ली। और एक चीज और है, मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया है, उससे अब ये लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने कॉम्पिटिटर को रहने देंगे। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन हमको याद आता है कि अब से जब आडवाणी हुआ करते थे, उनकी चलती थी, तब आडवाणी से ये बात पूछी गई कि आडवाणी जी ये बताइए कि 2 मुख्यमंत्री हैं आपके, दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात बढ़िया जीत रहे हैं बार बार, और एक हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बढ़िया जीत रहे हैं बार बार, और शिष्य हैं आपके शिवराज सिंह चौहान भी और नरेंद्र मोदी जी भी, दोनों में से बढ़िया कौन है? तो बिना लाग लपेट, बिना 1 सेकंड की देरी किए हुए आडवाणी जी ने उस समय कहा था कि शिवराज बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि शिवराज एक बीमारू राज्य का मुख्यमंत्री है, फिर भी वो जीत रहा है। और जो संपन्न राज्य है गुजरात, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोदी जी, तो उतना ज्यादा मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि वो राज्य संपन्न है, और बीमारू राज्य में बार बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात है। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त से मेरे ख्याल से कंपटीशन शिवराज सिंह चौहान और मोदी का शुरू हुआ था, जो कंपटीशन मोदी के दिमाग में होगा। और अब जब समय आया है कि मोदी के हाथ में पावर है, शक्ति है, तो शिवराज सिंह चौहान को साइड करने की वो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, और इसी वजह से दिखाई भी दे रहा है कि उस किनारे लगा दिया है। भरत एक बात समझिए, आप दर्शक भी समझते होंगे, राजस्थान में आपने जो है वसुंधरा राजे को साइड कर दिया, छत्तीसगढ़ में आपने रमन सिंह को साइड कर दिया। पूरे 5 साल मुझे तो नहीं लगता कि रमन सिंह कहीं दिख रहे थे। आपने मध्य प्रदेश में शिवराज को साइड कर दिया। चल क्या रहा है? आप तो ग्राउंड पर होके आए, आपने तो समझने की कोशिश की होगी, लोगों से ही बात की होगी। देखिए क्या है कि वसुंधरा राजे की जो पॉलिटिक्स करने की स्टाइल है, आप एक बात बहुत बड़ी बात है, बहुत मोटी बात है, जो सामान्य आंखों से दिखाई देती है, वो चाहे जिस राज्य का व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है, वो राजनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, ध्रुवीकरण वाली, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई लाग लपेट करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसी पार्टी की नेता है वसुंधरा राजे। राजस्थान के भीतर सबसे बड़ी जगह है अजमेर शरीफ। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि अगर अजमेर शरीफ उत्तर प्रदेश में होती तो उसको लेकर क्या क्या बातें होती, लेकिन उसी राजस्थान में अजमेर शरीफ है, ठीक है, अजमेर जिला है। लेकिन जब अजमेर जिले आप जाएंगे तो वहाँ लिखा है धर्म नगरी में आपका स्वागत है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, धर्म नगरी में आपका स्वागत है। वसुंधरा राजे ने आज तक किसी भी बाइट में, किसी भी भाषण में, किसी भी सम्मेलन में, समारोह में, कहीं भी हिंदू मुसलमान करने की ना तो कोशिश की, ना तो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की। आप जब इसको करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि वसुंधरा राजे बीजेपी में रहते हुए भी, बीजेपी में रहने के दौरान भी, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी,
राजनाथ सिंह जी जैसी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई देती हैं, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास अलग है। तो आप ये अमित कह शाह रहे का हैं कि सबका दिल्ली विकास अलग दरबार है। दिल्ली दरबार के एजेंडे पर खरी फिट नहीं नहीं होती हैं। दिल्ली दरबार को चाहिए एकदम एकदम हार्ड हिटिंग लाइन पे हमारे। चलिए अब आते हैं, चलिए अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मेरे को ये बताइए आप जल्दी से, आप कि राजस्थान भी आप गए थे, राजस्थान में क्या समीकरण बैठ रहे हैं? देखिए, राजस्थान में अमूमन सरकारों में होता है, जहाँ भी आप जाते हैं सरकार जो चल रही होती है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है कि सरकार ने काम नहीं किया, ये नहीं किया, सड़क नहीं बनवाई, नाली नहीं बनवाई, हमारी ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन राजस्थान के भीतर जब हम जाते हैं तो राजस्थान में कोई आदमी गहलोत की बुराई करने के लिए तैयार नहीं काम है। किया है गहलोत ने? हाँ, गहलोत ने काम किया आपने है। देखा? हाँ, गहलोत ने काम किया है, सड़कों का ठीक ठाक काम किया है। आप अगर तुलना करेंगे, हालांकि तुलना करना ठीक नहीं होगा, तुलना नहीं भी करते हैं, लेकिन राजस्थान में हम जहाँ जहाँ भी घूमने गए, जहाँ जहाँ भी सर्वे करने गए, जहाँ जहाँ भी चुनाव कवरेज करने गए, हमको कहीं भी सड़कें बदतर गड्ढे मिले, लेकिन बदतर घटिया 2 कौड़ी की नहीं मिली कि हम ये कह दें कि नहीं भाई कमर टूट गई। पहली बात। दूसरी बात कि राजस्थान में जो योजनाएं गहलोत ने चलाई, उन योजनाओं का असर लोगों के ऊपर दिखाई देता है और वो मुंह से बोलते हैं कि हमको इससे इतना फायदा हुआ, इतना लाभ हुआ। चलिए ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, एक वीडियो हमने आपका देखा था जिसमें वो पोस्टर वोस्टर लेकर स्टेज पर खड़ी थी वसुंधरा राजे और उनके हाथ से छीन लिया गया था, वो क्या कहानी है? देखिए अनुज जी, वो कहानी देखिए, वही स्टेज वाली कहानी वो अब तक चल रही है। स्टेज से शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की अदावत की कहानी। नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी स्टेज शेयर किए वसुंधरा राजे के साथ चुनावों में, उनमें कहीं पर भी वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी के सामने भाषण नहीं दिया। सबसे बड़ी गौर करेंगे आप तो ये पाएंगे कहीं भी वसुंधरा राजे ने भाषण नहीं दिया। दूसरी चीज़ कि जब वसुंधरा राजे को नीतियों में, नियमों में, टिकट बंटवारे में, इन चीज़ों में रखा नहीं, साथ में अपनी मर्जी से टिकट बांटे। वसुंधरा राजे ने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चुनाव में अपना चुनाव लड़ा है। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री जो जिसका अपने राज्य में इतना वर्चस्व चलता हो, सत्ता चलती हो, हनक चलती हो, वो सिर्फ अपनी सीट पर एक विधायक की तरह चुनाव लड़ रही हूँ। तो वसुंधरा राजे ने अपनी सीट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वसुंधरा राजे ने अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हुई थी और वो लोग चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी परिणति अब ये है कि कुछ लोग, अच्छा एक चीज़ और है, गहलोत और वसुंधरा राजे बहुत अच्छे भाई बहन हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, और दोनों में बहुत अच्छी बात होती है, गहलोत और वसुंधरा राजे में। तो अब ये कहा जाने लगा है कि अगर फंस गया मामला, बीच में फंसा, तो वसुंधरा राजे और गहलोत मिल सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये और दूसरी क्या तरफ बात से- कर दी और आपने? दूसरी तरफ से ये इसका तो बड़ा देखिए, बड़ा बयान दे दिया हाँ, आपने। और ना दो- ना ना, ये ऐसे- कैसे संभव है? हम ये तो राजस्थान के भीतर बैठकर वहां के लोगों से ये चर्चा ये सुनकर और वसुंधरा करके- राजे और सुनिए, कांग्रेस? वसुंधरा राजे कांग्रेस नहीं, हाँ। वसुंधरा राजे और गहलोत। हाँ, गहलोत क्यों कह रहा हूँ वो भी सुनिए। हाँ, वहां पर आंकड़ा ये चल रहा है कि अगर सचिन पायलट के ज्यादा लोग जीत गए तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकते हैं। ओहो, ये भी खेल चल रहा है। दूसरी तरफ से एक तरफ से उधर कटिया फंस रही है, एक तरफ से इधर कटिया फंस रही। तो राजस्थान के भीतर जो समीकरण है वो आसान नहीं है। इसी वजह से चीजें अच्छा, चलिए मुद्दे पे एग्जिट पोल भी इसी वजह से बहुत गड़बड़ है। नहीं, मैंने मध्य प्रदेश और ये राजस्थान अगर देखे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, आप कोई बता ही नहीं सकता कि कौन आगे कौन पीछे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ज्योतिष तो है नहीं, आप भविष्यवाणी कर सके, आप ग्राउंड पे गए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं ग्राउंड के लिहाज से ही बता रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ मैं कि 199 में से 100 सीटें कौन लेके आ रहा है? मैं ग्राउंड के लिहाज से कहाँ की बात कर रहे हैं? राजस्थान। राजस्थान की बात कर रहे हैं। चलिए, राजस्थान में कांग्रेस 199 में बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा हो सकती है, और जो राजस्थान में 1 सीट ज़्यादा होगा उसी को राज्यपाल बुलाएगा, वही अपने साथ निर्दलियों को लेकर जाएगा। जोड़ तोड़ बहुत होता है फिर। हाँ, उसके बाद 1 सीट की अगर लड़ाई होगी तो जोड़ तोड़ भी बहुत कुछ हो जाता है। नहीं तो अनुज जी, यहाँ पर ये है ना कि ये संवैधानिक मजबूरी है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, चाहे वो 1 सीट से ही मैं ऊपर हो। विधायक तोड़ने की बात कर नहीं, रहा हूँ कि वो जो तो जो विधायक जो तोड़ने चलता का है, रिजॉर्ट बुक हो जाते हैं। विधायक तोड़ने का मौका उसी को मिलेगा अनुज जी, जिसकी 1 सीट ज्यादा होगी, क्योंकि उसी को राज्यपाल बुलाएगा। पहला प्रयास वही करेगा। अब ये अलग बात है कि दूसरी पार्टी जो है पहले से ही बस में भर कर लेकर भाग जाए,
तोड़ करने की जो है मौका ही ना दे। चलिए छत्तीसगढ़, आखिर में जल्दी से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ क्लियर कट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने जो गलती यहाँ पर कर रहे थे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कि सबको साइडलाइन करके खुद चुनाव लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में वो गलती इनको ज़्यादा भारी पड़ गई। रमन सिंह को इतना ज़्यादा साइडलाइन नहीं करना चाहिए, इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। रमन, देखिए लोकल जो बॉडी है उसका कुछ ना कुछ असर जो नेशनल बॉडी है उससे ज़्यादा होता है। जो लोकल है वो ज़मीन से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा प्रभुत्व रखता है, ज़्यादा चीज़ें। जब उसको आप साइडलाइन कर दोगे तो वो बेमन हो जाता है। जब वो बेमन हो जाता है तो वो आपके साथ उतने मन के साथ खड़ा नहीं हो पाता, और ये छत्तीसगढ़ के भीतर हुआ। छत्तीसगढ़ निकल गई, चलिए मैं समझ गया। कांग्रेस पार्टी आप बता रहे कि क्लियर है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो आखिर में उन्होंने रैली और तस्वीरें देखी हैं भाई साहब, वाकई इतना ये लग रहा था कि एक करिश्मा ही है। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप यही सवाल तेलंगाना का मुझसे 1-1.5 महीना पहले करते जब मैं तेलंगाना में था, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कहता कि बीआरएस जीतेगी। ये सब सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं है। बीआरएस ने बहुत काम किया है। बीआरएस ने वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई है बाबा साहब की। सबसे ज़्यादा आबादी तेलंगाना के भीतर है, दलित आबादी वहाँ पर है, मुस्लिम आबादी वहाँ पर है। सबसे ऊंची मूर्ति लगाई, वर्ल्ड की मूर्ति लगाई, ऊंची मूर्ति लगाई बाबा साहब की। बहुत सारी संवेदनाएं उनके साथ गई। सबसे बड़ा वर्ल्ड का इरिगेशन प्लांट उन्होंने लगाया। इरिगेशन मतलब सिंचाई परियोजना। इतने बड़े और मोटे पाइपों से वो पानी 250 किलोमीटर दूर से लेकर आ रहे हैं, और ज़मीन के साथ साथ मंजिल नीचे पंपिंग स्टेशन बना कर रखे हैं। 12-12, 15-15 मानव निर्मित झीलें बनाई हैं उन्होंने। नदी से पानी लेकर आते हैं, अपनी स्वयं की झीलें बनाते हैं, और इस बिहाफ पर पंजाब के बाद नंबर 2 पर हैं वो धान उगाने में, वो भी पहाड़ों पर, बंजर जमीन पर धान उगाने में नंबर 2 पर है। तो पठार हैं, हाँ, पठार हैं, छोटे छोटे पहाड़ वैसे पूरे तेलंगाना में वैसे ही है। फिर भी वो धान उगा रहे हैं, नंबर 2 पर है। रोडों पर धान सूख रहे हैं। केसीआर निपट जाएंगे। केसीआर का मसला ये फंसा कि अब वहाँ पर भी मसला ऐसा फंस गया। 2 महीने पहले आप पूछते तो हम बताते केसीआर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना के भीतर साउथ के, जब लोग ये कह रहे थे आप पीछे जाइए, पीछे वाले जाड़े में जाइए, जब हम लोग ये कह रहे थे कि अरे राहुल गांधी ने यार साउथ से काहे ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, ये कह रहे थे उत्तर भारत आते, यूपी आते, बिहार आते, वहां से काहे किया, वहां से काहे किया का जवाब आज मिल रहा है। नहीं, आज नहीं, कर्नाटक में मिल गया। हाँ, कर्नाटक में मिल गया था, और अब फिर मिल रहा है कि वहां से काहे किया। क्योंकि राहुल गांधी के लिए, क्योंकि तेलंगाना के लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं, इंदिरा अम्मा कहते थे। सोनिया गांधी को सोनिया अम्मा कहते हैं, ठीक है। तो और बहुत भावुक लोग हैं साउथ के लोग। राहुल गांधी ने जब वहाँ से यात्रा शुरू करने के बाद यात्रा हो गई, सब निपट गया, उसके बाद भी वो लोग वहाँ रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी वहाँ पर ये मैसेज देने में कामयाब हो गए, बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी, एआईएमआईएम जो है, एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। ये आप वोट दोगे चाहे जिसको दो, बनेंगे वही। अगर बीजेपी को आप हटाना चाहते हैं तो भी बीआरएस को वोट देंगे तो बीजेपी को जाएगा। अगर आप एआईएम को वोट देते हैं तो भी वो बीजेपी को जाएगा। ऐसा मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए। जब ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए तो मुस्लिम वर्ग, जो कि ओवैसी का दीवाना है, आप तेलंगाना के भीतर, तेलंगाना में ज़्यादा दूर ना जाएं तो जितना हैदराबाद का रीजन लगता है, जितने ज़िले लगते हैं, क्योंकि हैदराबाद जब बटा था, आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग हुआ था, तो कांग्रेस ने अलग किया था, कांग्रेस की सरकार थी। तेलंगाना में संघर्ष किया था केसीआर ने उसी बल पर 10 साल तक राज किया, काम भी बहुत किया। 10 जिले मिले थे बंटवारे में इनको आंध्र प्रदेश से। 10 जिले के इन्होंने 31 या 32 जिले बनाए तोड़कर। अब आप ये समझिए कि 10 जिले हों, उनको तोड़कर 32 बना दीजिए तो कितने छोटे छोटे हो जाएंगे, कितने डीएम बन जाएंगे, 30-31 डीएम बन जाएंगे। और ये केसीआर ने आदेश दे रखा था, हमने तो वहाँ 2.5 साल काम भी किया है और पिछले इस चुनाव में भी रहे हैं, तो केसीआर ने ये आदेश दे रखा था कि डीएम पहले अपने एरिया में एक बार घूमेगा, उसके बाद डीएम दफ्तर में बैठेगा जाके, ये आदेश थे। तो जिले छोटे कर दिए। जब जिले छोटे कर दिए तो प्रशासन चलाना ज़्यादा आसान हो गया। बहुत काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन फंस यहाँ पर गए कि ये मैसेज कन्वे कर दिया कि जब इस चुनाव में आप जिता देंगे तो लोकसभा में जब आप नरेंद्र मोदी को नहीं बनाना चाहेंगे, तब भी अगर यहाँ पर ये मजबूत हो गए तो फिर नरेंद्र मोदी को 2024
24 में दिल्ली से हटाना मुश्किल हो जाएगा और लोगों के दिमाग में ये बात क्लिक करके गई। बिल्कुल। और अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि भरत भाई को छोड़ें और उनसे ये कहानियां सुनते रहें, बातचीत करते रहें, जानकारी लेते रहें। 2024 पर भी हम बातचीत करेंगे, कल रिजल्ट आ जाने दीजिए और हम भरत भाई से कहेंगे कि आप जरूर आएँ हमारे साथ और हम बातचीत जरूर करेंगे 2024 में ये अच्छा, सेमीफाइनल। एक चीज कहेंगे, देखिए, हाँ सुनिए, इंपॉर्टेंट बात होगी जरूर। एक चीज कहेंगे, मध्य प्रदेश में जो हमने देखा, कांग्रेस को एक गलती भारी पड़ेगी, भाजपा की गलती, भाजपा के साथ की बात नहीं कर रहा, बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार कमलनाथ ने किया, कौन अखिलेश वखिलेश, ये जो बात कही, ये बात कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस ये समझ रही है कि हम मायावती जी के साथ 14 में गठबंधन करने के लिए अखिलेश को थोड़ा दरकिनार करते हैं, थोड़ा इनको साइड में लगाते हैं, मायावती जी को ड्राइविंग सीट पर लेकर आते हैं, क्योंकि अखिलेश जी का यादव वोट बैंक हो सकता है कांग्रेस के साथ ना जाए, लेकिन इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुई, बहुत हल्के में ले लिया इन्होंने अखिलेश यादव को, हल्के में लिया, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने गुस्सा करके 70-71 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। और कैंडिडेट उतारने का अगर मैं मान के चलता हूं, मान लीजिए हजार वोट भी अगर कटे कांग्रेस से, तो इसका नुकसान खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई तो आप ये लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो आज लिख लीजिए, मैं आप बोल रहा हूं, आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का होगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अपने इंडिया गठबंधन के साथियों को साथ में ना लेकर चलना। और ये जो घमंड दिखाया है कांग्रेस ने, ये घमंड कांग्रेस को भारी पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश वखिलेश जिस भाषा का कमलनाथ ने इस्तेमाल किया था, हमने उस समय भी इसका विरोध किया था कि ये बात गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे, उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आज बनकर बैठी हुई है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके नेता को इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है। अखिलेश यादव पर भी हम बातचीत करेंगे भरत भाई से किसी दिन, 24 पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन कल क्या होने वाला है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, सुबह 8 बजे से लगातार लाइव हम आपको सबसे तेज नतीजे दिखाने वाले हैं, लाइव भारत एक सोच पर। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।